नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CG24। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दैनिक श्रमिक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सत्यम शुक्ला जी, जिनके द्वारा यूट्यूब पे हमारे बहुत से कर्मचारियों का कमेंट आया था और बहुत सारी क्वेश्चन है। इस विषय को लेकर हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे। सर, आपका न्यूज़ CG24 में स्वागत। धन्यवाद आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का। जी सर, बहुत सारी कमेंट आया था आपके पुराने वीडियो पर कर्मचारियों का। वो प्रश्न आपसे है मेरा। पहला प्रश्न है, रैली धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे बोलते हैं, सरकार से कुछ सेटिंग हो गई है क्या? नहीं, देखिए, अभी जो वर्तमान सरकार है उसने अभी तक के इतिहास में जो कमिटमेंट कभी नहीं हुआ कर्मचारियों से कि कर्मचारियों को भी सदस्य बनाकर अनियमित कमेटी में रखा जाएगा, ये कहा है। तो जब कमेटी में हमको सदस्य बना के रखा जाएगा तो वैसी अवस्था में रैली धरना प्रदर्शन करने का क्या औचित्य है? भाई, मुझे जो मांग करना है अधिकारियों के पास वो तो मैं कमेटी में कर सकता हूँ, और हम रैली धरना प्रदर्शन कितने भी महीनों का करें, दिन का करें, आखिर में हम ज्ञापन ही तो देते हैं। आखिर में हम यही तो चाहते हैं कि सरकार से बातचीत हो, तो वो बातचीत तो अनियमित कमेटी के रूप में हो रही है। तो वैसे समय में इसका कोई औचित्य ही नहीं रहता। इसलिए हमारा संगठन छत्तीसगढ़ में प्रथम संगठन है दैनिक श्रमिक मोर्चा, जिसने लिखित रूप से सरकार के पास यह आश्वासन दिया है कि हम किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन रैली नहीं करेंगे। वहीं आकस्मिकता निधि कार्यभारिता में मर्ज करने की मांग क्यों नहीं करते? देखिए, आकस्मिकता निधि और कार्यभारित में मर्ज केवल और केवल वही कर्मचारी हो सकते हैं जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो। और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्हें कलेक्टर दर मिलता है, जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है, जो पद के विरुद्ध नियुक्त होते हैं और सक्षम अधिकारी के द्वारा उनका वह नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। ऐसे अवस्था में हम दैनिक श्रमिक मोर्चा, जो एक बड़े वर्ग, जो 36,000 कर्मचारियों का संगठन है जिसका नेतृत्व करते हैं, उसमें बिना नियुक्ति पत्र वाले और कलेक्टर दर के स्थान पर श्रम दर का वेतन पाने वाले और आवश्यकता के अनुसार रखे गए कर्मचारियों का संगठन है। तो वैसी स्थिति में आकस्मिकता निधि कार्यभारित में हम मांग करके वो मूर्खता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दावा बनता ही नहीं है और उसका लाभ बिना नियुक्ति पत्र वाले और श्रम दर का वेतन पाने वालों को मिलेगा भी नहीं। वही एक प्रश्न भी सामने आया है, रिक्त पद के विरुद्ध मर्ज करने की मांग क्यों नहीं करते? ये भी कर्मचारी का प्रश्न सामने आया। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, चाहे आकस्मिकता निधि कार्यभारित हो या रिक्त पद के विरुद्ध मर्ज करने की बात हो, इसमें दोनों में दावा केवल और केवल कलेक्टर दर का वेतन मासिक पाने वाले पद के विरुद्ध नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र धारक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ही दावेदार हैं। दैनिक मासिक श्रमिक इस पे दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हम बिना नियुक्ति पत्र वाले हैं, श्रम दर का वेतन पाते हैं, आवश्यकता के अनुसार रखे गए हैं। इसलिए हम रिक्त पद के विरुद्ध ना ही कोई दावा करते हैं, ना ही उससे हमें कोई पीड़ा होती है, ना उसके खिलाफ हम कोई ज्ञापन देते हैं। सर, स्थायीकरण की जगह प्राथमिकता न्यूनतम मजदूरी, EPF है, श्रम सम्मान है, संयुक्त वेतन ही क्यों है? स्थायीकरण की मांग भी आप कर सकते हैं। देखिए, स्थायीकरण का मांग करने वाला एकमात्र पहला संगठन हमारा है, क्योंकि यदि कोई और संगठन होता तो 2016 में मध्य प्रदेश में स्थायीकरण हुआ था, उसको 2018 के घोषणा पत्र में किसी दल के जुड़वाए होते, किसी न किसी संगठन ने या ज्ञापन में दिया होता, वो चीज़ें मीडिया को दिखती, पता चलती, परंतु उस समय मुद्दा न्यूनीकरण था। 2024 में भी यही गलती की, किसी संगठन ने स्थायीकरण का एक सूत्री मांग नहीं किया। हमारा एक संगठन है जो मात्र एक सूत्री स्थायीकरण का मांग करते हैं। हमें नियमितीकरण नहीं चाहिए। हमको पता है कि हम बिना नियुक्ति पत्र वाले, श्रम दर का वेतन लेने वाले, आवश्यकता अनुसार रखे गए कर्मचारियों का स्थायीकरण ही संभव है, और यही वजह है कि हम स्थायीकरण का मांग तो निरंतर कर रहे हैं। परंतु वर्तमान में जून 2025 तक अभी लगातार 2 और चुनाव होंगे, उनके लिए 3-3 महीने का आचार संहिता लगेगा, पंचायत, ग्राम पंचायत का, इसके अलावा नगरीय निकाय का भी होगा। तो वैसे समय में अभी सरकार कोई भी निर्णय लेगी नहीं। श्रम सम्मान की राशि का आवंटन विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मार्च 2025 तक श्रम सम्मान राशि का आवंटन सभी विभागों को कर भी दिया है। इसका मतलब सरकार अभी कोई निर्णय हमारे जैसे लोगों के विषय में लेने की इच्छुक नहीं है, उससे प्रकट होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो फोकस है केवल और केवल ये है कि जो श्रम सम्मान राशि है, जो बहुत से कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, उसकी वजह यह है कि रिक्त पद के विरुद्ध जो कार्यरत हैं केवल उनके लिए उसका दावा बताया जा रहा है, और जो रिक्त पद के अतिरिक्त जो बिना नियुक्ति पत्र वाले रखे गए हैं उनका उस पर दावा नहीं है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। इसलिए हम श्रम सम्मान के विषय में लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया है राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, जन दर्शन में देने वाले वित्त मंत्री जी को दे चुके हैं, लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी को दे दिए। वहीं पर EPF में ऐसा है कि बहुत जल्द आप लोगों को एक खुशखबरी मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से। लोक निर्माण विभाग में EPF को लेकर एक बड़ी खबर मैं दूंगा, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुत सकारात्मक परिणाम अभी लोक निर्माण विभाग में देखने को आ रहा है, और EPF जो है
वो एक ऐसी सुविधा है जिससे हमारे परिवारों को सुरक्षा मिलती है। अभी सरकार किसी भी प्रकार के दैनिक मासिक श्रमिक की मृत्यु पर 1 लाख के मुआवजा तय की है, जबकि ईपीएफ मिलने पर उनके नाबालिग बच्चों को पेंशन मिलता है, उनके आश्रित पति या पत्नी जो भी हैं उनको पेंशन मिलता है, बीमा का पैसा मिलता है और ईपीएफ में जो जमा राशि है उसका भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से ईपीएफ सुविधा जो है वो वरदान है और 2017 से यह छत्तीसगढ़ में उस समय के मुख्य सचिव विवेक ढांड जी के द्वारा लागू करवाया गया था, परंतु हमारे किसी भी कर्मचारी संगठन ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। तो इसीलिए हम इस विषय में लगे हैं। और तीसरा मांग जो हम कर रहे हैं कि श्रम सम्मान राशि और वेतन को संयुक्त रूप से देने का, उसका रीज़न ये है कि हमारा जो स्थायीकरण का मांग जो हम जून 2025 के बाद सरकार के समक्ष रखेंगे कमेटी में सदस्य बनने के बाद, तो केवल और केवल जो वेतनमान हमें वर्तमान में मिल रहा है श्रम सम्मान राशि और जो वेतन है, तो उसी को काल्पनिक वेतन बना करके हमारे स्थायीकरण की मांग सरकार के पास रखेंगे, ताकि वित्तीय भार सरकार को तत्काल 0 बजट का आए और भविष्य में जो भी भार पड़ेगा वो हमारे डीए और इंक्रीमेंट का ही पड़ेगा। इसीलिए हम अभी वर्तमान में स्थायीकरण के विषय पे ध्यान ना देकर ये 3 विषय पे ध्यान दे रहे हैं। कर्मचारियों का ये प्रश्न भी सामने आ रहा है कि 10 साल वालों का नियमितीकरण मत हो, ऐसा आप चाहते हो, ये भी आरोप आप पे लगाया जा रहा है, इस पर क्या? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, पीडब्ल्यूडी का ही एग्जाम्पल लूंगा। 1994 से कार्यरत कर्मचारी भी हैं जो दैनिक मासिक श्रमिक के रूप में आज वेतन ले रहे हैं। 1998 से कार्यरत लोग भी पीडब्ल्यूडी में हैं। 2008 वाले भी पीडब्ल्यूडी में कार्यरत हैं। अगर 1994 वाले की गणना करें तो उसे 30 वर्ष हो गया कार्य करते, 1998 वाले को 26 वर्ष हो गया और जो 2008 वाला है उसको 16 वर्ष हो गया। यदि सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी सुविधा से मापदंड रखेंगे कि 30 साल वाला बोलेगा सिर्फ 30 साल वालों का हो, 26 साल वाला बोलेगा 26 साल वालों का हो, 16 साल वाला हो तो 16 साल वाला बोलेगा सिर्फ 16 साल वालों को नियमितीकरण या स्थायीकरण का लाभ मिले, तो इससे बाकी लोगों का क्या होगा? उसी तर्ज पे आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश में जो स्थायीकरण की मांग हम करते हैं उसमें भी 10 साल का नियम है। ऐसा नहीं है कि हम 10 साल वालों का विरोध करते हैं। आप समझिए, यदि कोई व्यक्ति आज 2014 में 24 आज हो गया, 10 साल हो गया है, तो उसका यदि नियमितीकरण का मांग किया जाता है तो जो बेचारा 2015 से कार्य कर रहा है उसका क्या होगा? जो 2016 से काम कर रहा है 8 साल हो गया उसका क्या होगा? जल संसाधन विभाग के हमारे बहुत से साथी 2018 के बाद ही दैनिक मासिक श्रमिक बने हैं। उसके पहले वो आउटसोर्सिंग में काम करते थे। वो आउटसोर्सिंग में जो 10-15 वर्ष दिए हैं वो तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि विभाग से सीधे वेतन का जो सीनियरिटी है उनका 6 वर्ष का हुआ है। तो उनका क्या दोष है? कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी प्रकार के वर्ष बंधन का विरोध नहीं करते, न ही समर्थन करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार के विशेषाधिकार पे छोड़ दे, सरकार का विवेक, वो जो चाहे वो वर्ष बंधन तय करे। अब 3 उदाहरण आपके सामने में रखूंगा। मध्य प्रदेश 2016 में जो 10 साल वालों का स्थायीकरण किया गया, उस समय 2016 में ये लागू किया गया, तो 2016 अक्टूबर में जिनको 9.5 साल हुआ था उस समय, आज 2024 में उनको उसमें जोड़ लीजिए 8 साल और बढ़ गए, मतलब 9 और 8 दूनी 16 17 साल उनको हो गया, आज भी उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है। जो 8.5 साल वाले हैं आज भी उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बाकी लोग वंचित क्यों रह जाए? इसीलिए हम 10 वर्ष के बंधन का विरोध करते हैं। तीसरा उदाहरण, छत्तीसगढ़ में राज्य में ही अगर 10 वर्ष में ही वालों का ही अनिवार्य होता यानी नियमितीकरण या स्थायीकरण, तो शिक्षाकर्मी 2,20,000 थे। छोटे मोटे संख्या नहीं, हम तो 36,000 हैं। शिक्षाकर्मी 2,20,000 थे। 8 साल का वर्ष बंधन बनाया। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जुलाई में घोषणा की। उसके बाद में जुलाई के बाद अक्टूबर में जो चुनाव हुआ नवंबर दिसंबर में, उसमें कांग्रेस ने उसे कहा कि हम 8 साल को 2 साल कर देंगे। फरवरी में वो 2 साल में बदल गया। तो वर्ष बंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, 6 महीने पहले 8 साल का वर्ष बंधन बीजेपी ने लागू किया था, 6 महीने बाद कांग्रेस ने उसको पलट के 2 वर्ष कर दिया। और उसका नुकसान क्या हुआ? 2,20,000 शिक्षा कर्मियों के हित में जो 8 वर्ष का वर्ष बंधन किए थे, वो लोग सरकार से, उस समय की बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट दिए, क्योंकि उनको लगा कि 2 साल में उनका ज्यादा हित है, और सरकार पलट गई। तो वही बीजेपी की सरकार अब वर्तमान में बैठी है, विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व है, तो क्या वह उस गलती को दोहराएगी? तो इस उदाहरण से भी आप समझिए। और मैं एक और उदाहरण देता हूं कि ये जो स्थायीकरण है इसका वर्ष बंधन से कोई संबंध नहीं है। इस चीज को हमारे साथी समझ जाएं। वर्ष बंधन का संबंध केवल और केवल वित्तीय भार से पड़ता है। हम जब सरकार को वैकल्पिक वेतनमान का मांग करेंगे श्रम सम्मान के साथ में, तो सरकार को कोई वित्तीय बोझ नहीं आएगा। ऐसे समय में सरकार जितने भी कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, हो सकता है सभी को एक झटके में स्थायीकरण कर दे। ये सरकार का विशेषाधिकार है, ये उसके बजट के ऊपर निर्भर करता है। और अगर सरकार को वर्ष बंधन तय करना हुआ तो न्यूनतम वर्ष बंधन तय करेगी। जैसे कांग्रेस ने 2 वर्ष क्यों लिखा? क्योंकि उस समय 2 वर्ष का छत्तीसगढ़ में परीक्षा अवधि लागू था। वर्तमान में 3 वर्ष की परीक्षा अवधि लागू है, हो सकता है वो 3 वर्ष की सीमा तय कर दे। इसीलिए हम किसी भी वर्ष बंधन का समर्थन नहीं करते हैं।
हम ये भी नहीं कहते सरकार को कि ये वर्ष बंधन निर्धारित करो। हमारी एक मांग है कि जो भी वर्ष बंधन सरकार निर्धारित करे उसके पीछे वाले जितने भी वर्ष बंधन वाले हैं, जब वो लोग उस वर्ष बंधन की सीमा में पहुंचे तो उनका स्वमेव स्थायीकरण हो, ये उसमें बने। हमारे हर ज्ञापन में यही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वहीं आपकी मांग जून 2025 के बाद ही क्यों है स्थायीकरण का? देखिए, जून 2025 तक मैं पहले ही अपने सबसे पहले वाले प्रत्युत्तर में मैंने आपको बताया है कि अभी 2025 जो है जून तक, उस समय तक सरकार किसी भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा है, अभी वो कमेटी में सदस्य बनाना शुरू नहीं किया है। हम कुल 9 प्रकार के कर्मचारी हैं जिन्हें 2 प्रकार से अलग अलग वेतन मिलता है। एक वेतन मिलता है जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार उन्हें वेतन के रूप में देती है, और एक वो वेतन होता है जो केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार अपने अंशदान के साथ में उनको वेतन देती है। और 9 प्रकार कौन कौन है? संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, नियुक्ति पत्र वाले, दैनिक मासिक श्रमिक, बिना नियुक्ति पत्र वाले, अंशकालीन जॉब दर मानदेय, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका। तो ऐसी स्थिति में इतने प्रकार के हम 9 प्रकार के कर्मचारी 2 प्रकार के वेतन प्राप्त करने वाले 58 से ज्यादा विभाग में काम कर रहे हैं। हम सभी को पहले उसमें सदस्य बनना है, अपने सुझाव सरकार को देना है। तो अभी इसकी शुरुआत ही नहीं हुई है, अभी तो सदस्य बनाना शुरू नहीं किया गया है। तो ऐसे समय में अभी कुछ भी करना, कोई भी प्रयास करना निरर्थक होगा। इसीलिए मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि आप हमारी तर्ज पे निरंतर ज्ञापन दें। हर ज्ञापन राज्यपाल को दीजिए, हर ज्ञापन मुख्यमंत्री को दीजिए, हर ज्ञापन अपने संबंधित विभाग के मंत्री को दीजिए, हर ज्ञापन विधि विधायी सचिव को, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को और वित्त विभाग के सचिव को, क्योंकि यही 3 मिल करके डिसाइड करेंगे, इन्हें भी दीजिए। और हो सके तो महाधिवक्ता को जो है उनको भी आप ज्ञापन जरूर सौंपिए। तो वही कारण है कि हम जून 2025 तक कोई रैली धरना प्रदर्शन का तो सवाल ही नहीं उठता 5 साल करने का, और कोई भी जो भी मांग है स्थायीकरण का हम कमेटी के सामने रखेंगे। और उसी समय इस बीच हम केवल ईपीएफ में फोकस करेंगे, हम केवल दोनों श्रम सम्मान और जो वर्तमान वेतन है उसको संयुक्त रूप से प्रदान करने की मांग करेंगे। और तीसरा जो है हमारा जो मांग रहेगा कमेटी में सदस्य बनाने का मांग, उसके लिए हम पूरे जून 2025 तक लगे रहेंगे। वहीं 2016 में स्थायीकरण हुआ और 2017 में आकस्मिक श्रमिकों के लिए ईपीएफ लागू का निर्देश जारी हुआ, पर कोई संगठन इन दोनों की मांग 2018 के चुनाव में या 2023 के चुनाव में किसी दल के घोषणा पत्र में क्यों नहीं रखवाया? आखिर इसका वजह क्या था? यही तो गलती है कि हम कर्मचारी संगठन जो है, हमारा एकमात्र फोकस रहता है रैली, धरना, भीड़, ज्ञापन, घेराव। हम ये नहीं समझते कि हमारे लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, किसका किसका लाभ हम ले सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, हमने 2017 का आदेश 2016 को ही लेकर के ज्ञापन सौंपा है। आपने माननीय ओपी चौधरी जी का वीडियो देखा है। पहली बार ओपी जी 2018 का भी चुनाव लड़े थे, पर स्थायीकरण का उल्लेख उन्होंने नहीं किया था, और इस बार उन्होंने स्थायीकरण का उल्लेख किया। हमने ज्ञापन दिया था, सभी दलों को दिया था। जिस दल को अच्छा लगा उसने स्थायीकरण शब्द को लिया, जिसे नहीं लगा वो शायद नहीं लिया। उसी प्रकार से ईपीएफ का उदाहरण आपके सामने लोक निर्माण विभाग का है। लोक निर्माण विभाग का ईपीएफ जो है विभाग स्वयं से सीधे काट करके जमा कर रहा है, तो इसमें भी कोई अड़चन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो बोलता हूं कि आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के कर्मचारियों को इस उदाहरण से समझना चाहिए, अपने ज्ञापन में इसका उल्लेख करना चाहिए कि भाई आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका जो भी विभाग किया है वो क्यों ठेकेदार को उसका प्रॉफिट कमीशन दे रहा है 20%, क्यों उनसे ईपीएफ कटवा रहा है जब विभाग स्वयं काट सकता है। क्योंकि 2017 का एक आदेश है, उस समय के मुख्य सचिव जी का, बीजेपी की सरकार थी उस समय, तो आज वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, उसके ऊपर तो नैतिक रूप से ज्यादा दायित्व बनेगा कि इसे लागू करना, और आकस्मिक श्रमिकों को इस ईपीएफ की लाभ मिलना है, ये उसमें स्पष्ट लिखा गया है। तो इसीलिए आप इस चीज को समझिए कि जो लोग 18 में भी सही मांग नहीं कर रहे थे, 24 में भी, 23 में भी मांग नहीं किए, उन्हें आप निवेदन कीजिए अपने संगठन के नेताओं को कि भाई जो अभी मिल सकता है वो तो आप प्राप्त करिए, धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। जब आपका वेतन बढ़ते बढ़ते बहुत बोझ बढ़ जाएगा सरकार के ऊपर, तो ऑटोमेटिक आपके लिए वो व्यवस्था में स्थायीकरण जरूर करेंगे। आखिरी प्रश्न ये है आपसे कि सरकार से आपकी उम्मीद मांग क्या रहेगी आने वाले 5 साल तक? देखिए, सरकार से हमारे संगठन का पूर्व से जो मांग है, एक सूत्री स्थायीकरण रहेगा। हम नियमितीकरण के पक्षधर रहे हैं, और स्थायीकरण भी किसके लिए? हम स्थायीकरण जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जो कलेक्टर दर पाते हैं, जो पद के विरुद्ध नियुक्त हैं, जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र देकर रखा गया है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। केवल और केवल हमारा स्थायीकरण का मांग है बिना नियुक्ति पत्र की आवश्यकता के अनुसार श्रम दर का वेतन पाने वाले जो कार्यों में रखे गए हैं, जिन्हें श्रम सम्मान दिया जा रहा है, श्रम सम्मान की जिन्हें पात्रता है, केवल और केवल हम उनके लिए स्थायीकरण मांग रहे हैं। और हमारा एक सूत्री मांग केवल और केवल स्थायीकरण होगा, जो जून 2025 के बाद हम कमेटी के समक्ष जरूर रखेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे इतना लंबा टाइम हमको देने के लिए। नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो आप प्रश्न करते हैं, आपके जो दर्शक हैं उनसे आप जोड़ते हैं, और दर्शक हमारे कर्मचारी साथी भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिज्ञासा भी शांत होती है और उन्हें हमारा प्रयास रहता है कि हम उन्हें कानूनी सलाह, संवैधानिक सलाह, बजट के अनुकूल सलाह जो है वो इसके आपके माध्यम से दें। तो आप एक बहुत बड़ी भूमिका में हम कर्मचारियों की मदद करने की, और मेरे जितने भी कर्मचारी साथी हैं या जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन सभी से मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि न्यूज़ 24 चैनल को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मुद्दों को हमेशा उठाते रहते हैं, हमारे विषयों को सरकार तक पहुंचाते हैं। इनकी व्यू बहुत ज़बरदस्त है, और वर्तमान भाजपा सरकार के बहुत सारे मंत्री भी इस चैनल को जरूर देखते हैं, और इससे हमारी बातें सरकार के पास डायरेक्ट पहुंचती है। जब आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल को विज्ञापन के रूप में यूट्यूब जो है एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे चैनलों को जो हमारे परिवार के आर्थिक सुरक्षा के लिए इतना सब करते हैं, निस्वार्थ हमारे लिए लगे रहते हैं, हमारे इंटरव्यू को दिखाते हैं और हमारे विषयों को सरकार तक पहुंचाते हैं, तो हमारा दायित्व है कि उनके भी परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिले। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का व्यू बढ़ाना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर हमें जरूर करना चाहिए। मेरे साथियों से विनम्र आग्रह है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे सत्यम शुक्ला जी, जिन्होंने हमारे सारे सवाल का विस्तार पूर्वक से जवाब दिया। आगे ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ CG 24 पर। धन्यवाद।